हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 29 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा इसका गुरुग्राम में। तो हरियाणा के गुरुग्राम में सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो सरस आजीविका मेला है 2023 का, ये गुरुग्राम में 17 दिनों तक लगेगा, यानी 11 नवंबर तक यह जारी रहेगा। इस मेले में 28 राज्यों की जो स्व सहायता समूह की 800 महिलाएं होंगी वो इसमें शामिल होंगी, और वो ग्रामीण क्षेत्रों के जो हस्तशिल्प हैं, हथकरघा और जो प्राकृतिक खाद्य पदार्थ हैं उनका प्रदर्शन करेंगी। क्योंकि ये जो सरस आजीविका मेला है इसमें महिलाएं ही शामिल होती हैं और उनके द्वारा हस्तशिल्प, हथकरघा और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन किया जाता है। दोस्तों, इस मेले में जो प्रवेश है वो निःशुल्क रहेगा और इस मेले का आयोजन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री कौन है भारत सरकार में। यहाँ पर मेले की बात आई है तो चलिए कुछ मेले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अंबुबाची मेला असम में लगता है, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में, पुष्कर मेला पुष्कर राजस्थान में लगता है, और सोनपुर मवेशी मेला ये बिहार में लगता है, और सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला हरियाणा में लगता है। यहाँ पर बात आई है हरियाणा की, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो कैपिटल इसकी चंडीगढ़ है, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, विधानसभा की यहाँ पर 90 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें और लोकसभा की 10 सीटें हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा, और इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आपके चैनल स्टडीकर की जो ई बुक है उसको लॉन्च कर दिया गया है। तो ये जो ई बुक है ये सितंबर माह की करंट अफेयर्स की ई बुक है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक होने वाली है, क्योंकि इसमें हर उस टॉपिक को कवर किया गया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। सबसे स्पेशल बात यह की गई है कि इसके इंग्लिश वर्जन को भी लॉन्च किया गया है, तो अब इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो ये ई बुक मिलेगी हमारे ऐप पर, तो आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है तो वहां से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, सारी जानकारी भरेंगे, उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो जब आप ई बुक वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको ई बुक मिल जाएगी। हमारे ऐप पर डेली क्विज और पीडीएफ, इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, तो आप इन सभी का भी फायदा उठा सकते हैं। और आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर भी आप हमसे जुड़ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर के साथ। तो जो एयरबस कंपनी है उसने अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौता किया है एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा के डेवलपमेंट के लिए। तो आईआईटी कानपुर और एयरबस ने एक समझौता यानी एमओयू पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं, और इस समझौते का उद्देश्य है अनुसंधान और शिक्षा पहल के माध्यम से भारत में एरोस्पेस क्षेत्र को बढ़ावा देना। दोस्तों, यहां पर बात आई है एयरबस की, तो एयरबस है क्या, चलिए इसको समझते हैं। तो यह एक यूरोपीय बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस कंपनी है और इसका काम एरोप्लेन्स को बनाना और इसके अलावा हेलीकॉप्टर को बनाना है। इसका मुख्यालय लीडेन नीदरलैंड में है और इसके वर्तमान में सीईओ हैं गिलाउम फॉरी। दोस्तों, कुछ समय पहले एयर इंडिया ने $100 मिलियन से अधिक बेस प्राइस पर लगभग 500 नए विमानों के लिए एयरबस के साथ एक समझौता किया था। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, यहां पर आईआईटी की बात आई है तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो किस आईआईटी द्वारा तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया जाएगा? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। हाल ही में विप्रो ने जेनेटिक एआई सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस कहां लॉन्च किया है? आईआईटी दिल्ली में।
आईआईटी दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? अबू धाबी में। किस देश के राष्ट्रपति ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट MGOV अवार्ड प्रदान किए हैं? तो मिस्र के राष्ट्रपति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के शीर्ष 10 फाइनलिस्टों में एक के रूप में स्थान प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा दीप नारायण नायक। तो दोस्तों अभी हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के फाइनलिस्टों की लिस्ट जारी की गई है और इन 10 फाइनलिस्टों में भारत के दीप नारायण नायक का भी नाम है। तो पश्चिम बंगाल के एक शिक्षक हैं दीप नारायण नायक, तो उन्हें प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए 10 फाइनलिस्टों में एक के रूप में स्थान दिया गया है। और यह जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है यह यूनेस्को और दुबई केयर्स के सहयोग से यूके में स्थित वर्की फाउंडेशन के द्वारा दिया जाएगा। इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाएगी। दोस्तों बात करें अगर हम दीप नारायण नायक की, तो वो जमुरिया आसनसोल पश्चिम बंगाल में तिलका माझी आदिवासी फ्री प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं और ये बच्चों को फ्री में एजुकेशन देते हैं और जहां भी बच्चे मिलते हैं वहीं पर एजुकेशन देना इनका काम है, इसलिए इन्हें टीचर्स ऑफ द स्ट्रीट भी कहा जाता है। 2023 में अब तक दिए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है वहीदा रहमान को। नॉर्मन वोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 दिया गया है डॉक्टर स्वाति नायक को। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 दिया गया है भारत के डॉक्टर रवि कन्नन आर को। इनके अलावा और भी इसके विजेता हैं, लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो डॉक्टर रवि कन्नन नायर को दिया गया है। 13वां स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 डॉक्टर सुरेंद्र सहगर को दिया गया है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार PM नरेंद्र मोदी को। जॉर्ज लेडली पुरस्कार अर्थशास्त्री राज सेट्टी को दिया गया है। इसके अलावा एनी अवार्ड प्रोफेसर थलप्पिकल प्रदीप को दिया गया है और पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 माइकल रोसेन को दिया गया है। तो ये 2023 के प्रमुख पुरस्कार भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कहां भारत के पहले पूर्ण महिला पुलिस स्टेशन के 50 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया है? आंसर हो जाएगा केरल में। तो दोस्तों केरल के कोझिकोड में 1973 में पहला महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था। तो इसके अब 50 साल पूरे हो गए हैं और इसी का अभी हाल ही में जश्न मनाया गया है। और इस पुलिस थाने का जो इनॉग्रेशन है या जो उद्घाटन है ये पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था और उस समय पुलिस स्टेशन की पहली सब इंस्पेक्टर थी M पद्मिनी अम्मा। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर महिला थाने की बात आई है तो एक पॉइंट और याद रखिएगा कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल के महिला थाने को ISO प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है और यह ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन है। यहाँ पर बात आई थी केरल की, तो केरल की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन जो कि CPI-M पार्टी से रिलेटेड हैं। विधानसभा की 140 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं और लोकसभा की 20 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शोध फर्म स्टेटिस्टा के अनुसार फिनटेक यूनिकॉर्न में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत तीसरे स्थान पर है। तो वैश्विक शोध फर्म है जिसका नाम है स्टेटिस्टा, तो उसके अनुसार भारत 17 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि अमेरिका 134 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ पहले स्थान पर है और फिर उसके बाद यूनाइटेड किंगडम 27 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ दूसरे स्थान पर है और भारत जो है तीसरे स्थान पर है। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो क्वांटिटी और ओवरऑल वैल्यू दोनों के मामले में पहले और दूसरे स्थान पर हैं, यानी क्वांटिटी और ओवरऑल वैल्यू के मामले में अमेरिका पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है। यहाँ पर बात आई है सूचकांक की, तो 2023 के कुछ प्रमुख सूचकांक डिस्कस कर लेते हैं। अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 जारी किया गया है जिसमें भारत की रैंक 111 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 40 है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन 2023 में भारत की रैंक 8 थी। हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 80 है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक 126 है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की 108वीं रैंक है और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की 4थी रैंक है।
अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा हरियाणा में। तो अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है। इन स्कूलों को स्मार्ट कक्षाओं और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं के साथ डिजाइन किया गया है। दोस्तों, जो पीएम श्री स्कूल योजना है ये केंद्र सरकार की योजना है और इसके अंतर्गत 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, यानी उन्हें आधुनिक बनाया जाएगा। तो इस प्रकार की योजना 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा घोषित की गई थी। इस योजना के अंतर्गत कितनी स्कूलों को अपग्रेड किया जाना है, इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा, 14,500 स्कूलों को। बात आई है हरियाणा की, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे किस राज्य में पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने का फैसला लिया गया है? हरियाणा में। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हरियाणा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेस एक्शन प्लान 2023-25 लॉन्च किया है? हरियाणा ने। किस राज्य सरकार ने दयालु योजना शुरू की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच की बैठक आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा देहरादून में। तो दोस्तों, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एक देश आधारित पहल कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच 26 से 28 अक्टूबर 2023 तक वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में आयोजित किया गया है। दोस्तों, वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन और उनके संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देता है। तो यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का आयोजन देहरादून में किया गया है और देहरादून में जो वन अनुसंधान संस्थान है वहां पर इसका आयोजन किया गया था। बात करते हैं वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम की। तो UNFF की स्थापना सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा की गई थी और दोस्तों यह सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देता है। बात आई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी कैपिटल देहरादून है, राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा की 70 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 5 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय बनाया जाएगा? तो यह लखनऊ में बनाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में CG सिटी में 23 करोड़ की लागत से सौर संग्रहालय बनाया जाएगा और ये संग्रहालय इकाना स्टेडियम के पास बन रहा है। और दोस्तों, इस सौर संग्रहालय म्यूजियम में रिटायर्ड युद्धपोत रखे जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा सौर संग्रहालय कहां पर स्थापित किया जा रहा है? लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है और इसका अभी हाल ही में भूमि पूजन और शिलान्यास उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। देश का पहला यूनिटी मॉल कहां स्थापित किया जाएगा? उज्जैन में। NABH की मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन सा बन गया है? एम्स नागपुर। किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है? उत्तराखंड में। अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, चौथे एशियन पैरा गेम्स में किस एथलीट ने पुरुषों की 1500 मीटर T11 रेस में गोल्ड मेडल हासिल किया है? आंसर हो जाएगा अंकुर धामा ने। तो दोस्तों, उन्होंने 4 मिनट 27 सेकेंड और 70 मिली सेकेंड में यह रेस पूरी की है और एक ही संस्करण में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कौन? अंकुर धामा। इससे पहले उन्होंने 24 अक्टूबर को पुरुषों की T11 5000 मीटर रेस में भी गोल्ड मेडल जीता था। अंकुर धामा की बात करें तो उनका संबंध खेकड़ा उत्तर प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रीमियर ली केकियांग का निधन 27 अक्टूबर 2023 को हो गया है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना के पूर्व प्रीमियर थे ली केकियांग, तो उनका निधन 27 अक्टूबर 2023 को हो गया है। दोस्तों, प्रीमियर का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर। तो चाइना में राष्ट्रपति होते हैं और प्रीमियर होते हैं। तो ये जो ली केकियांग थे ये चाइना के पूर्व प्रीमियर थे और उन्होंने प्रीमियर के रूप में 1 दशक तक काम किया हुआ है
और नवंबर 2022 में वह इस पद से हट गए थे और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से भी रिटायरमेंट ले लिया था। उन्हें चीन में राजनीतिक केंद्रीकरण के युग में अंतिम शेष सुधारवादी राजनेताओं में से एक के रूप में देखा जाता है, यानी वह एक सुधारवादी राजनेता थे। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, रॉबर्ट फिको किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? स्लोवाकिया के। सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल किस राज्य में स्थापित की गई है? हिमाचल प्रदेश में। मातृत्व बीमा योजना किसने शुरू की है? जोमेटो ने। 7वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। स्वयं पूर्ण ई बाजार का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गोवा में। विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया गया है? 27 अक्टूबर को। भारत और किसने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? यूरोपीय यूनियन ने। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर टेलीस्कोप ट्राइडेंट बना रहा है? चाइना। घड़ी निर्माता राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कैटरीना कैफ। वाहनों के परीक्षण में इस्तेमाल होने वाला स्पेशल फ्यूल रेफरेंस का उत्पादन किसने शुरू किया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम जुलाई माह के कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस करेंगे। जीएसटी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी 1 जुलाई को और एसबीआई का स्थापना दिवस भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है 2 जुलाई को। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई को और कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को और विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये हैं जुलाई माह के कुछ प्रमुख दिवस। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में पूछा गया था कि पीएस श्रीधरन पिल्लई किस राज्य के गवर्नर हैं? तो आंसर था इसका गोवा। तो इसका आंसर सभी लोगों ने गोवा बताया हुआ है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज का क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।